नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक वातावरण पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद का अध्ययन कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम जलवायु पर मानव का प्रभाव, वनस्पति पर मानव का प्रभाव और पशुओं पर मानव के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य के चारों ओर स्थित वातावरण, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और मनुष्य का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, वातावरण कहा जाता है। इस इकाई के अध्ययन में हमें जलवायु पर वायुमंडल एवं मानवीय प्रभाव का अध्ययन, वनस्पति पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन और पशुओं पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन में हम प्राकृतिक वातावरण पर मानवीय गतिविधियों का अध्ययन वर्तमान में भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख विषय है कि किस प्रकार से जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसके आर्थिक क्रियाकलाप और निर्माणात्मक जो किस प्रकार वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय गतिविधियां पृथ्वी तल पर व्यापक रूप से परिवर्तन लाती हैं। कभी पर्यावरण का अवकर्षण निम्नीकरण या कभी पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हम इनका अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी का भी एक आधारभूत नियम है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। प्रत्येक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैट वन कैन नॉट चेंज जस्ट वन थिंग इन नेचर। और कोई एक चीज पूरी प्रकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है, अर्थात सभी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और प्रकृति में कोई भी केवल एक वस्तु को परिवर्तित नहीं कर सकता। उपयुक्त अंतर संबंध का 1864 में जॉर्ज पार्किंसन मार्श ने अपनी पुस्तक मैन एंड नेचर में प्रस्तुत किया। ब्लॉस, ब्रूंज, सैम्पुल, रेटजेल, बोरोज, सावर आदि भूगोलवेत्ताओं ने विस्तृत रूप से इस अंतर संबंध को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत इकाई वीडियो में हम जलवायु, वनस्पति, मृदा और भू आकृतियों पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है जलवायु पर मानवीय प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है, कि वो बहुत एक औसत निकाला जाता है कि पिछले 2 सालों में, 5 सालों में वहाँ पर किस प्रकार का मौसम इसके जो तत्व हैं, चाहे तापमान है, औसत तापमान क्या रहता है, अधिकतम तापमान क्या रहता है, न्यूनतम तापमान क्या रहता है, वर्षा की क्या मात्रा रहती है, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है। तो ये सारे कारक मिलकर किसी स्थान की जलवायु का निर्माण करते हैं और इस पर विभिन्न जो कारक हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा से दूरी है, समुद्र तल से दूरी है, आपके समुद्र तल से ऊंचाई है, प्राकृतिक वनस्पति है, धरातल का ढाल है, ये सारे कारक लोकेशन से लेकर कि वो स्थान कहाँ पर स्थित है, निम्न अक्षांशों में है, मध्य अक्षांशों में है, उच्च अक्षांशों में है, क्योंकि जो सनलाइट है, चाहे ताप की मात्रा है, उसकी जो प्राप्ति है वो भी इन कारकों से, लोकेशन से, अवस्थिति से प्रभावित होती है। तो जलवायु पर मानव का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, मानवीय कारक जो मानवीय क्रियाकलाप किस प्रकार से इसको प्रभावित कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी के लगातार विकसित होते रहने से संपूर्ण विश्व की जलवायु प्रभावित हुई है। सामान्यतः निम्न कारकों को विश्व की जलवायु को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो मानवीय जो क्रियाकलाप के कौन कौन से फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, इसमें गैसों का उत्सर्जन है। जो मानवीय क्रियाकलाप, चाहे उसमें आपका परिवहन के साधन हैं, उद्योग धंधे हैं, तो इनके द्वारा जो विकास के साथ साथ में जो गैसों की जो उत्सर्जन की मात्रा बढ़ी है, तो इसका जलवायु पर प्रभाव पड़ा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मनुष्य के चाहे परिवहन के साधनों के द्वारा है, उद्योग धंधों के द्वारा है, इनके द्वारा इसमें इसकी मात्रा या इसका उत्पादन बढ़ा है और इसका जलवायु पर प्रभाव पड़ा है। मीथेन गैस के द्वारा जलवायु पर प्रभाव पड़ा है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, विभिन्न प्रकार के आपके उर्वरक वगैरह हैं, उनसे इनका उत्पादन से या उसके उपयोग से भी नाइट्रस ऑक्साइड
का वातावरण में बढ़ा हुआ है। क्रिप्टॉन है, सूक्ष्म मात्रिक गैसें हैं, एरोसेल है, तापीय प्रभाव है, तापमान में वृद्धि हो रही है, अल्बिडो अंतर है, हिमटोपियों पर धूल का जमाव है, वनोन्मूलन है कि विभिन्न जो क्रिया, चाहे वो आपका शहरीकरण है, चाहे कृषि के लिए भूमि को साफ करके के कृषि भूमि प्राप्त करना है, इनके द्वारा वनों का सफाया हुआ है, चराई की अधिकता है, पशुपालन के द्वारा भी वनों पर सीधा प्रभाव पड़ा है, अतिशय सिंचाई है, तो सिंचाई के द्वारा भी भूमि की उर्वरा क्षमता और इस पर जलवायु परिवर्तन आया, चाहे बांध बनाए तो उसका भी प्रकृति पर जलवायु पर प्रभाव पड़ा है। जल योजकों के निर्माण द्वारा महासागरीय धाराओं में परिवर्तन है, जो आपने चाहे बांध बनाए, नहरें निकाली हैं, तो उनका भी पर्यावरण के संतुलन पर प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ से लेकर आज तक मनुष्य सब पृथ्वी के संग्रहित कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का प्रयोग कर रहा है। हम जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, बायोफ्यूल है, उसका जो उपयोग कर रहे हैं, जिसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अन्य प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। ये गैसीय उत्सर्जन वायु प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, भूतापीय वृद्धि का कारण बन रहा है। ऐसा अनुमान है कि 2050 ईस्वी तक भूपटल के तापमान में 1.5 डिग्री से लेकर 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाएगी, तापमान में बढ़ जाएगा। विगत वर्षों में फ्लोरोकार्बन CFC का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। ये गैस समताप मंडल के ऊपर तक विस्तृत होती है, जहां सौर विकिरणों के प्रभाव से विघटन के फलस्वरूप क्लोरीन ओजोन से अभिक्रिया करके उसे नष्ट करता है। उपरोक्त समस्त वायुमंडलीय दुष्प्रभाव के लिए मानवीय गतिविधियां ही उत्तरदायी है। जो मानवीय गतिविधियों के कारण जो गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है, वो ओजोन परत में छेद या उसका विलुप्तीकरण के लिए उत्तरदायी हो रहा है। जलवायु पर मानवीय प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण हरित गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में देखा है, जो वर्तमान विश्व के पर्यावरणविदों के सम्मुख एक चुनौती बना हुआ है। हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कतिपय गैसों के वायुमंडल में प्रवेश से तापमान में वृद्धि होने लगती है तथा इसी के फलस्वरूप विश्व के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप चाहे हिमखंडों का पिघलना है या हिम क्षेत्र में के विस्तार में कमी आना है, जो एक चिंता का विषय है। जिन गैसों के कारण हरित गृह प्रभाव होता है, उनका उत्सर्जन मानवीय क्रियाओं, विशेषकर उद्योग धंधे, वाहनों, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि से होता है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि प्रमुख हैं। इन चार गैसों के जो स्रोत हैं वो निम्न प्रकार से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका प्राकृतिक स्रोत स्थल एवं जैव मंडल है और मानवकृत स्रोत है जैव ईंधन, बायोफ्यूल। जलाने पर महासागरों, वाहनों, सीमेंट उद्योग एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन से आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। ये इसके मानवकृत स्रोत है। मीथेन प्राकृतिक इसका स्रोत है नमीयुक्त भूमि, और मानवकृत जो स्रोत हैं जैव ईंधन, प्राकृतिक गैस, महासागर एवं शुद्ध पेट्रोल, उद्योग, कोयला खदान, पानी की झीलें एवं कोयला जलाने से, चावल के खेत, जानवरों के अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट, ये सारे मीथेन गैस के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। ये महासागरों इसके प्राकृतिक स्रोत हैं, लेकिन मानवीकृत स्रोतों में उष्णकटिबंधीय नाइट्रोजन उर्वरक, उद्योग, मिट्टी, नमी युक्त वन, सवाना वन एवं घास के मैदान, भूमि, शीतोष्ण वन, घास के उपयोग, परिवर्तन, जैव ईंधन, मैदान जलाने आदि से और वनों की कटाई से नाइट्रस ऑक्साइड की वृद्धि होती है। अगली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उद्योग, ये इसके मानवीयकृत स्रोत हैं, उद्योग, गोलक, सख्त एवं लचीला फोम, पॉलीमर्स, एयर कंडीशनर, ये इसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए उत्तरदायी हैं। उपयुक्त गैसों के प्राकृतिक स्रोतों से हानि नहीं होती, किंतु मानवीयकृत स्रोतों
से उत्सर्जित गैसों से हरित गृह प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है और ये जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण बन रहा है। इसी प्रकार की एक अन्य विश्वव्यापी समस्या है ओजोन विरलता। ओजोन डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत में छिद्र की समस्या। ओजोन समतापमंडल में एक पतली परत के रूप में होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इस कारण इसका अत्यधिक महत्व है। यदि ये समाप्त हो जाए तो अत्यधिक विरल हो जाए तो पृथ्वी तल पर जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ओजोन परत के विरल होने का प्रमुख कारण उद्योगों से निस्तारित होने वाली गैसें एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाला प्रदूषण है। इसके लिए सर्वाधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जो एयर कंडीशनर, विलायकों, अग्निशामकों आदि से विस्तीर्ण होकर ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ओजोन का प्रमुख प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर भी पड़ता है तथा इससे हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन विरलता के लिए उत्तरदायी गैसों का उत्सर्जन विकसित देशों द्वारा अधिक किया जाता है। अतः इसे नियंत्रित करने हेतु उचित कदम उठाने आवश्यक है। जलवायु पर मानवीय प्रभाव का एक और उदाहरण अम्लीय वर्षा है। एसिड रेन। अम्लीय वर्षा से तात्पर्य है कि जब प्राकृतिक वर्षा का जल हवा में उपस्थित कतिपय प्रदूषकों से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्लीय हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार के वायु प्रदूषकों में सर्वाधिक प्रभाव सल्फर और नाइट्रोजन का होता है। विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 वायुमंडल के विभिन्न स्रोतों में प्रवेश करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा वायुमंडल में प्रतिक्रिया फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प कणों से क्रिया करता है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। इसका कारण पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग उद्योगों, वाहनों, तापीय विद्युत गृहों आदि के द्वारा अम्लीय वर्षा का फैलाव अधिक होता जा रहा है। इससे जलवायु के साथ प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और जीव जंतुओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व में वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसका कारण मानवीय कारक द्वारा वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों, रसायनों, एरोसोल, वायु विलय का निस्तारण है। नगरीय क्षेत्रों का वायुमंडल औद्योगिक क्रियाओं तथा वाहनों के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। नगरीकरण का जलवायु पर प्रभाव ताप उत्सर्जन, जिसके फलस्वरूप नगरीय क्षेत्र तापीय दीप हीट लैंड बन जाते हैं तथा स्मॉग धुएं के कारण वाष्प एवं कोहरा मिश्रित धुएं के धूम कोहरा छा जाता है के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा सामान्य दृश्यता में विजिबिलिटी कम हो जाती है। तापमान, वायु की गति, सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छन्न तथा वर्षा की मात्रा पर भी शहरीकरण का प्रभाव होता है। नगरीय वायु प्रदूषण के लिए पूर्ण रूप से मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानवीय क्रियाओं से वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन आ जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन विरलता, अम्लीय वर्षा आदि सामान्य जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से चाहे वो ओजोन विरलता है या ग्लोबल वार्मिंग है, अम्लीय वर्षा है, ये जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट आता है वनस्पति पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन वेजिटेशन, कि किस प्रकार से वनों पर और वनस्पति पर मानव की गतिविधियों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें आपका चाहे आवास है, किसी भूमि की प्राप्ति है, ये सारे कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरण के अन्य घटकों के अतिरिक्त मानवीय गतिविधियों का वनस्पति पर प्रभाव सर्वाधिक माना जाता है। निम्न आरेख से हम वनस्पति प्रभावित को इंगित कर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के द्वारा वनस्पति के द्वारा जैसे ढाल, स्थिरता और साधनों में वृद्धि, अपक्षय, ये सारे यदि वनस्पति नहीं होगी तो ढाल है तेजी से कटाव होगा और अपक्षय में होगी और स्थल रूप में परिवर्तन आ जाएगा। अल्बिडो, वाष्पोत्सर्जन और जलवायु, ये सारे जो प्रदूषण हैं ये बढ़ेंगे वनस्पति हटाने से और उससे जलवायु परिवर्तन होगा। वनस्पति भू आवरण, सीट इरोजन होगा, कार्बन का स्तर बढ़ेगा, पोषक तत्वों का में कमी आएगी और मृदा का जो स्वरूप है, गुणवत्ता है, वो प्रभावित होगी।
मृदा संरचना और पोषक चक्र, जल, भोजन, सूक्ष्म जलवायु और जंतु समूह पर वनस्पति का जो आवरण है उसका प्रभाव पड़ता है। वेस्टॉप ने 4 आधारों पर मानवीय गतिविधियों का वनस्पति पर प्रभाव व्यक्त किया है। नंबर 1 है प्राकृतिक। ये दृश्य भूमि या पारिस्थितिक तंत्र को मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं करता है। 2 प्राकृतिक सब नेचुरली। ये दृश्य भूमि या प्राकृतिक तंत्र को आंशिक रूप से मानव द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में समरूपता रखता है। अर्ध प्राकृतिक सेमी नेचुरल। ये दृश्य भूमि या पारिस्थितिक तंत्र जिसमें पादप या जंतु समूह व्यापक रूप से प्राकृतिक है, लेकिन उसका वानस्पतिक स्वरूप चारागाह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट सांस्कृतिक। एक दृश्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र जिसमें पादप एवं जंतु समूह अनिवार्यतः मानवीय घटकों से प्रभावित होता है। मनुष्य कृषि या निवास हेतु भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों को आग लगाकर साफ करता है। सभ्यता के प्रारंभिक चरण में व्यापक रूप से ये विधि अपनाई गई थी। वर्तमान में भी आदिम जनजातियां हैं, इसमें प्रचलन है। यद्यपि नियंत्रित दहन एवं वन प्रबंधन का एक हिस्सा है। सीमित मात्रा में वनों को जलाना एक वन प्रबंधन का हिस्सा है, लेकिन अनियंत्रित दहन व केवल वनस्पति हेतु अन्य वन जीवों के लिए विनाशकारी है। इसी तरह अतिशय पशुचारण, अनियंत्रित पशुचारण भी संबंधित क्षेत्र या वनस्पति विनाश के लिए या मरुस्थलीकरण या अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। प्राकृतिक वनस्पति पर मानवीय प्रभाव वनोन्मूलन डिफोरेस्टेशन के रूप में देखा जाता है। एक समय था जब पृथ्वी पर अत्यधिक वनों का विस्तार था। जैसे जैसे मानव विकास यात्रा पर अग्रसर होता गया, वनों का क्षेत्र सीमित होता गया। प्रारंभ में कृषि, फिर उद्योगों के लिए, अधिवासियों के बसाव, परिवहन आदि के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। वनोन्मूलन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। खेती के लिए वनों को काटा जा रहा है। निर्माण कार्यों के लिए वन साफ किए जा रहे हैं। जलाने की लकड़ी, अन्य उपयोग, फर्नीचर के लिए या व्यापारिक कार्यों के लिए भी वनों की कटाई हो रही है। खनन क्षेत्रों के विकास के लिए भी वनों को साफ किया जा रहा है और शहरीकरण के विस्तार के लिए भी वन एवं कृषि भूमि को कम किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक सघन वन उष्णकटिबंधीय वन है, किंतु वर्तमान में उष्णकटिबंधीय वनों पर संकट आया हुआ है, जिसे विश्व में पर्यावरणविद चिंतित हैं। 1980 में उष्णकटिबंधीय वनों के कटने का अनुपात 1.14 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष था, जो वर्तमान में 2.4 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गया है। अनेक देश जैसे ब्राज़ील, कैमरून, कोस्टारिका, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि में इसकी दर अत्यधिक है। विश्व में अब तक लगभग 32 से 35% उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश हो चुका है। अन्य वन क्षेत्रों में भी वनोन्मूलन अत्यधिक हो रहा है। मानव की स्वार्थपरता, व्यापारीकरण के कारण जो वनों का विनाश हो रहा है, उसका प्रतिकूल प्रभाव जलवायु, मृदा एवं अन्य वन जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। इससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट आता है पशुओं पर मानवीय प्रभाव, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स। पशुओं एवं मानवीय प्रभाव को सुविधाजनक रूप में 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पालतूकरण, प्रसरण, विलुप्तीकरण, विस्तरण एवं संकुचन। उपरोक्त सभी वर्गों में विलुप्तीकरण पशुओं के लिए सर्वाधिक घातक अवस्था है। कुछ महत्वपूर्ण वन प्रजातियों का विलुप्त हो जाना विश्व में गंभीर पारिस्थितिक समस्या का कारण बन सकता है। इस प्रकार के पतन के लिए एक और निर्वाह दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से वन जीवों का शिकार करना है, तो दूसरी ओर प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक आवास में परिवर्तन भी उत्तरदायी है। एक तो शिकार और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन, ये दोनों ही जीव जंतुओं के लिए कमी के लिए उत्तरदायी कारक हैं। उदाहरण के लिए डीडीटी का प्रयोग कई महत्वपूर्ण कीड़ों, पक्षियों एवं छोटे जानवरों के लिए विलुप्त होने का कारण बना है। प्रदूषित जल में मौजूद भारी वस्तुएं जैसे पारा बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार तेल प्रदूषण सागरों में एवं तटीय जीव जगत के लिए घातक है। प्रबाल भित्तियों भी प्रदूषण से प्रभावित हुई हैं। यद्यपि वन जीवों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं,
लेकिन निहित स्वार्थवश किए जा रहे शिकार समस्या को गंभीर बनाए हुए हैं। इससे बड़ी समस्या विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटाट के मानवीय हस्तक्षेप द्वारा समाप्त होने से उत्पन्न हुई है। जैसे आर्द्र भूमि आवासों वेटलैंड हैबिटाट की संख्या कम होना विचारणीय तथ्य है, क्योंकि यह आवास विभिन्न जीवों के प्रजनन स्थल होते हैं। इसके अलावा अफवाह हेतु चैनल बनाना, खनन भरण क्रिया जैसे के कारण भी इसके पर प्रभाव पड़ा है। सारांश में कह सकते हैं कि जीवों के विलुप्त होने के 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक है ब्लाइजिंग इफेक्ट। इसके अंतर्गत तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को संबोधित करते हैं, जो व्यापक रूप से शिकार करते हैं। परिणामस्वरूप जीवों की संख्या में वृद्धि पतन दृष्टिगत होता है। दूसरा है इनोवेशन इफेक्ट। इसके अंतर्गत व्यवस्थित मानव जनसंख्या नई शिकार तकनीकें उपयोग करके जंतु समूह को हानि पहुंचाते हैं। और तीसरा है अटेंशन इफेक्ट। इसके अंतर्गत विलुप्तीकरण अपेक्षाकृत धीमा दिखाई देता है। मानव द्वारा प्रयुक्त कीटनाशकों का प्रभाव। इसमें डायग्राम से कि किस प्रकार से पृथ्वी पर अवशिष्ट कीटनाशक धोवन और रिसाव जो जल के द्वारा सूक्ष्म जीवों पर, जलीय जीवों पर, और ये आपके बीज उपचार छिड़काव आदि से आपका पेस्टिसाइड का वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा फिर वो बीज उपचार वनस्पति में फिर मानव में ये फैल रहा है। तो इस वीडियो में हमने आपको पशुओं पर मानवीय प्रभाव, दूसरा आपका वनस्पति पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, और तीसरा आपका पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार वो प्रभावित हुआ है, दूषित हुआ है, का अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।